हेलो एंड वेलकम टू बवाल बैंकिंग क्लासेस। आज हम लोग जेआईबी में पेपर 4 में रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट का मॉड्यूल ई जो कि लास्ट मॉड्यूल है, इसका भी लास्ट चैप्टर यानी यूनिट 4 कर रहे हैं, वैल्यूएशन ऑफ रियल प्रॉपर्टी। हालांकि लास्ट वीडियो नहीं है इस पूरे पेपर का, बिकॉज ये इसका पार्ट 1 है। इसके बाद पार्ट 2 भी देखना होगा आपको। तो यूनिट 4 का नाम है वैल्यूएशन ऑफ रियल प्रॉपर्टी। वैल्यूएशन मतलब क्या होता है? वैल्यूएशन मतलब बेसिकली होता है किसी भी असेट या प्रॉपर्टी की वर्थ यानी कीमत निकालना। जो कि उसकी कीमत या वर्थ होती है प्रॉपर्टी की, बेसिकली वो डिपेंड करती है कि उस प्रॉपर्टी से क्या इनकम है, क्या अन्य एडवांटेज मिल रहा है उस प्रॉपर्टी से, और ओवरऑल उस प्रॉपर्टी से फ्यूचर में क्या एक्योर किया जा सकते हैं वैल्यू। वो जो प्राइस है वो बेसिकली वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस प्रॉफिट, जो भी इसने प्रोड्यूस किया जिस व्यक्ति ने भी, वो क्या प्रॉफिट प्राप्त कर रहा है उससे, और प्लस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या, दोनों को मिला के प्राइस डिसाइड होता है। प्राइस जो है वो डिमांड और सप्लाई पे भी डिपेंड करता है कि कितनी कमोडिटी की डिमांड है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है। और जो कॉस्ट है और प्राइस है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ज़रूरी नहीं है कि कॉस्ट और प्राइस सेम हो। प्राइस डिमांड एंड सप्लाई पे बेस कर रहा है, और कॉस्ट जो है वो प्रोडक्शन पे डिपेंड कर रही है कि ये कितने में चीज़ बनी हो, कितना प्रॉफिट चाहिए। तो इसलिए इन लोगों का सेम होना कोई आवश्यक या कंपलसरी चीज़ नहीं है। बिफोर मूविंग ऑन, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज पॉज द वीडियो एंड गो थ्रू द कॉपीराइट डिस्क्लेमर दैट दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली। ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज बवाल बैंकिंग क्लासेस। वैल्यूएशन कौन करता है? वैल्यूएशन देखिए कि स्पेशलाइज्ड एरिया है जो कि क्वालिफाइड इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट जो हैं, जिनको इस चीज़ की नॉलेज है, बिल्डिंग कॉस्ट वगैरह की, वही लोग करते हैं। ठीक है। इनको मार्केट की कंडीशंस का पूरा नॉलेज होती है, इकोनॉमिक ट्रेंड्स का अंदाज़ा होता है, डेवलपमेंट प्लान्स के बारे में पता हो, लीगल स्टेटस पता होते हैं प्रॉपर्टीज़ के या लोकेशंस के, क्या क्या प्रोविजंस है गवर्नमेंट के वो पता होते हैं, रेंटल इनकम कितनी हो सकती है, इनकम आउटगोइंग कैसी हो सकती है, वो सब इनको आइडिया होता है। उसी हिसाब से वैल्यूएशन करते हैं प्रॉपर्टीज़ की। जो वैल्यूअर्स हैं उनको बेसिकली डेटा कलेक्ट करते हैं, वो अलग अलग एस्पेक्ट से कई जगह से इन्फॉर्मेशन लेते हैं और उस हिसाब से वो असेस करते हैं कि उस प्रॉपर्टी की इनफैक्ट वैल्यू कितनी आएगी। इसीलिए वैल्यूअर ज़्यादातर लोकल लेवल पर हायर किए जाते हैं। मतलब सपोज आपकी दिल्ली की प्रॉपर्टी, तो बेहतर होगा कि आपका वैल्यूअर दिल्ली का हो। ये नहीं है कि दिल्ली की प्रॉपर्टी और गोरखपुर का वैल्यूअर है, तो ऑब्वियस सी बात है देयर वुड बी अ डिफरेंस, क्योंकि उसको वहाँ का इतना आइडिया नहीं होगा। वो जो इन्फॉर्मेशन है वो कहीं आपको पेपर्स में नहीं मिलेगी, वो आपको अपने एक्सपीरियंस एक्सपर्टीज से मिलेगी। ठीक है। जो वैल्यूअर है वो बेसिकली अपने खुद के एक्सपीरियंस और जजमेंट पे रिलाई करते हैं, और तब वो फेयर मार्केट वैल्यू पे आते हैं। इसीलिए जो भी ये बहुत कॉमन सी चीज़ है, क्योंकि हर वैल्यूअर का अपना जजमेंट अलग अलग है, इसीलिए किन्हीं भी दो वैल्यूअर्स की सेम प्रॉपर्टी के लिए अलग अलग वैल्यूएशन हो सकती है। दैट्स वेरी कॉमन। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने वैल्यूअर्स को 34A(b) के अंतर्गत वेल्थ टैक्स एक्ट 1957 जो है उसके बेसिस पे टेक्निकल बैकग्राउंड और एक्सपीरियंस के बेस पे उनको कम परमिट करते हैं। ठीक है। जो डिपार्टमेंट है उसने वैल्यूअर्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। एक मतलब किस तरह, 3 नहीं 4 में। कैसे कैसे? इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए, एग्रीकल्चर लैंड के लिए, प्लांट एंड मशीनरी के लिए, ज्वेलरी के लिए, इन सब के लिए अलग अलग वैल्यूअर्स होंगे, डिपार्टमेंट ने कर रखा है। ठीक है। रियल प्रॉपर्टीज जो होती है उनके क्या क्या टाइप्स हैं, पहले तो बात करते हैं एग्रीकल्चर लैंड की। एग्रीकल्चर लैंड का मतलब वो लैंड से मतलब है कि ऐसी ज़मीन या ऐसा लैंड जिसका यूज़ फार्मिंग पर्पस के लिए और ट्रीज और प्लांट्स आगे करने के लिए होता है, जिसमें वैल्यू क्रिएट होती है। ठीक है। क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो एग्रीकल्चर लैंड की वैल्यू को इन्फ्लुएंस करते हैं? एक तो लोकेशन की, कहाँ पर लोकेट है प्रॉपर्टी, पहली चीज़ तो वो हो गई। सॉइल की क्वालिटी यानी जो उसकी मृदा है, जो मिट्टी है, उसकी क्या क्वालिटी है। वहाँ पे वाटर और इलेक्ट्रिसिटी के क्या रिसोर्सेज उपलब्ध हैं, कितना होल्डिंग है। अगर मतलब बहुत छोटा साइज़ है उस प्लॉट का या उस खेत का, तो उसकी अलग वैल्यू होगी, लेकिन बड़ा साइज़ है तो उसकी वैल्यू उस हिसाब से निकाली जाएगी। ठीक है। टाइट ऐसा नहीं है कि आपका सपोज एक बिस्वा या मान लीजिए 1350 स्क्वायर फीट होता है, अगर 1350 स्क्वायर फीट की वैल्यू और 1 बीघा, दोनों में डिफरेंस है, तो ये नहीं है कि अगर जहाँ 2 बीघा का रेट 1 बीघा के हिसाब से आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। जहाँ पे लैंड साइज़ ज़्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है वहाँ पर ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ होंगी, उनका यूसेज ज़्यादा हो सकता है, तो वहाँ पर रेट अलग हो सकता है। ठीक है। टाइटल ऑफ डीड क्लियर होनी चाहिए, ये भी बहुत बड़ा मैटर होता है लैंड, एग्रीकल्चर लैंड में। ऐसा ना हो कि टाइटल ऑफ डीड क्लियर ना हो, बिकॉज ज़्यादातर उसमें जनरेशनल वेल्थ पास ऑन होती है, इसलिए। एक्सेस बाय रोड एंड अप्रोचेस, नियरेस्ट रोड से क्या एक्सेस है, मेन रोड की का खेत है या अंदर का है, या क्या वहाँ पे एक्सेस है रोड और ट्रांसपोर्ट्स के लिए, वो कॉटेज या फार्म हाउस के लिए यूज़ हो सकता है कि नहीं, या उसमें फेंसिंग और गेट्स पहले से बने हुए हैं कि नहीं, आसपास कैसा माहौल है, सब खेती खेत हैं या फार्म हाउस भी हैं, किस तरह की क्रॉप्स वहाँ पर उगाई जा सकती है, ये सब फैक्टर्स उस पर इन्फ्लुएंस करते हैं रेट्स के लिए। जो एग्रीकल्चर लैंड है उसकी जो वैल्यूएशन है बेसिकली वो दो तरह से होती है। एक तो इनकम कैपिटलाइजेशन मेथड और दूसरा होता है सेल्स स्टैटिस्टिक्स मेथड। तो इनकम कैपिटलाइजेशन मेथड में क्या होता है कि जो लैंड है उसको इस बेसिस पे जज किया जाता है कि वो क्रॉप शेयरिंग बेसिस से, बटाई भी बोलते हैं हिंदी में, कि क्रॉप शेयरिंग बेसिस पे वो कितना इनकम यील्ड कर देगा, तो उस पर इनकम कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे उसका रेट डिसाइड किया जाता है। दूसरा देखा जाता है उसकी जो नेट एनुअल इनकम, सारे एक्सपेंसेस हटाने के बाद, सारे लोकल टैक्सेस पे करने के बाद, उस खेत की मेंटेनेंस करने के बाद, जो भी इनपुट है, जो भी इंश्योरेंस में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, उन सब के बाद जो नेट एनुअल इनकम हो रही है उसके हिसाब से भी उस वैल्यू ऑफ लैंड को
कैलकुलेट किया जाता है। तीसरी चीज़ होती है कैपिटलाइज वैल्यू। क्या होता है कैपिटलाइज वैल्यू का मतलब होता है वो पैसा जो कि टोटल रिक्वायर्ड है कि सर्टेन फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इनकम जो अगर आपको एनुअली उससे निकालना है उस केस से तो कैसे होगा, कितना निकलेगा, ठीक है, ये दिखाता है कैपिटलाइज वैल्यू। सेल्स स्टैटिस्टिक्स मेथड का बहुत सिंपल मतलब होता है, इसका मतलब होता है आसपास जिस रेट में लैंड बिक रहा है उसी रेट में आप अपना सेल्स मान लो कि भाई उनका खेत अगर इतने का गया तो हमारा उसका उतना लैंड है या लोकेशन है तो उस हिसाब से लगभग कितने का होना चाहिए, ऐसा वैल्यू कर सकते हैं। क्या क्या फैक्टर्स हैं जो बेसिकली कंपेयर करने से पहले, मतलब सेल्स स्टैटिस्टिक्स मेथड में किसी दूसरे खेत से कंपेयर करने से पहले क्या क्या चीज़ें हैं जिनको ध्यान में रखना चाहिए। एक तो साइज़ ऑफ होल्डिंग की, साइज़ जो हम जिससे कंपेयर कर रहे हैं उसके साइज़ और हमारे साइज़ में क्या फ़र्क है लैंड साइज़ में। फिजिकल फीचर्स, रोड्स, फेंसिंग, कॉटेज, सॉइल क्वालिटी, ये सब कंपेयर करना चाहिए कि हमारा सेम है कि डिफरेंट, और डिफरेंट तो उससे बेटर है या वर्स है, उस हिसाब से रेट डिसाइड होंगे। टाइटल ऑफ लैंड की क्या कंडीशन है, क्लियर है कि नहीं है, जो कल्टीवेशन है वो कैसा है उनका और हमारा, ठीक है। अर्बन लैंड में क्या होता है, अर्बन लैंड का मतलब ये है कि उसको आप रेजिडेंशियल या इंडस्ट्रियल किसी भी पर्पस से यूज़ कर सकते हो डेवलपमेंट पर्पस में, तो अर्बन लैंड उसको कहेंगे। क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी अर्बन लैंड की वैल्यू को डिसाइड करते हैं। पहली चीज़ तो लोकेशन, कि आसपास क्या है, स्कूल्स हैं, शॉप्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, ट्रांसपोर्ट की क्या फैसिलिटी है, रिक्रिएशन मतलब क्लब्स वगैरह कैसे हैं, पुलिस स्टेशन है कि नहीं है, कितना डिस्टेंस है इन चीज़ों का, वो लोकेशन। दूसरा साइज, शेप एंड लेवल, कि एक देखिए जो प्लॉट का सर्टेन, जैसे कभी कभी क्या होता है कि मिडिल क्लास इनकम वाला आदमी तो 1000-1200 स्क्वायर फीट प्लॉट प्रेफर करता है, तो वो जल्दी सेल आउट हो जाएंगे, उनकी डिमांड ज़्यादा होगी तो उनका रेट भी ज़्यादा होगा। रोड से कनेक्टिविटी देखी जाती है कि रोड कितना दूर है वहाँ से, सामने कितनी चौड़ी रोड है, ये सब देखा जाता है। शेप देखा जाता है कि भाई अगर 50/20 सपोज 50 उसकी डेप्थ है और 20 उसका फ्रंटेज है तो उसकी डिमांड ऑलरेडी, लेकिन अगर यहाँ आपको मान लीजिए 50/40 या मान लो सपोज ये 50/20 होगा 1000 स्क्वायर फीट, अब मान लीजिए आपको 30/25/40 मिल जाए तो इवन बेटर, आपको फ्रंटेज और चौड़ा मिल गया, समझ गया। या 30/35 मिल जाए आपको फ्रंटेज और, अभी भी 1000 स्क्वायर फीट है बट आपका फ्रंटेज और बढ़ गया। तो डिपेंड करता है शेप क्या है और लेवल क्या है, कि पानी मतलब होता है ना एक मिनिमम लेवल की, पता बरसात हुई पानी भर गया, दैट ऑल्सो मैटर्स। यूसेज क्या है, क्या उस लैंड को कमर्शियली इस्तेमाल किया जा सकता है या रेजिडेंशियल या इंडस्ट्रियल, किस पर्पज से, तो उस हिसाब से भी लैंड की वैल्यू निकलती है। वहाँ पे सॉइल की क्वालिटी और वाटर अवेलेबिलिटी कैसी है, वहाँ पे लाइटिंग की क्या व्यवस्था है, इलेक्ट्रिसिटी के पोल्स हैं कि नहीं, ये सब चीज़ें। फ्रंटेज और डेप्थ जगह फिर वही बात आ गई कि सामने कितनी चौड़ी सड़क है, स्ट्रीट फ्रंटेज कितना है, आपके घर की चौड़ाई कितनी है, उस पर डिपेंड करता है, उस पर भी रेट का जो लैंड का रेट है वो डिपेंड करता है। क्या क्या रिस्ट्रिक्शन से डेवलपमेंट संबंधित। एफएसआई का मतलब होता है फ्लोर स्पेस एरिया, मतलब एक पर्टिकुलर स्क्वायर फीट पर, एक स्क्वायर इंच पर या एक स्क्वायर फीट पर आप कितना फ्लोर्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, उसको बोलते हैं फ्लोर स्पेस एरिया, ठीक है। जनरली अपार्टमेंट्स में यूज़ होता है ये कॉन्सेप्ट, तो वो गवर्नमेंट ने या उस अथॉरिटी ने कितना अलाउ कर रखा है वो भी उसके रेट को बताएगा। एनकम्बरेंस मतलब किसी तरह का इंक्रोचमेंट तो नहीं है, आसपास कोई बस्ती है या मान लीजिए वहाँ पे ऑलरेडी कुछ लोगों ने कब्जा कर रखा है, तो वो सब देखा जाता है एनकम्बरेंस में। वास्तु रीजन देखा जाता है, इंडिया में क्या होता है कि नॉर्थ फेसिंग और ईस्ट फेसिंग प्रॉपर्टीज जल्दी बिकती हैं, वेस्ट और साउथ लोग प्रेफर नहीं करते हैं। रिटर्न फ्रंटेज देखा जाता है कि जो भी प्लॉट है उसमें कितने फ्रंटेज आगे प्राप्त हो रहे हैं, मतलब सपोज आप ये समझिए कि एक सिंगल फ्रंटेज मिल रहा है या आपको 2-3 मिल रहा है, जैसे कॉर्नर का प्लॉट है या 3 साइड से कॉर्नर है, मतलब डबल कॉर्नर है, 3 साइड रोड है, तो ऑब्वियसली बात है उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये सब इसके रेट्स डिसाइड करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जो ओपन लैंड है उसकी वैल्यूएशन करने के क्या क्या मैथड्स है। पहला मेथड है कंपैरेटिव मेथड। इस मेथड में क्या किया जाता है कि जो भी जो आसपास का लैंड है, जो भी उनके आसपास जिस रेट में प्लॉट्स बिक रहे हैं समझ लीजिए उसी रेट से हिसाब से उसको कंपेयर कर लिया जाता है। दूसरा होता है रेंट कैपिटलाइजेशन में। इस मेथड में क्या होता है कि आसपास की कोई प्रॉपर्टी जो कि तैयार हो चुकी है उस लैंड पर और उस पर कितना रेंट आ रहा है, ठीक है, तो उस रेंट से देखा जाता है कि भाई इतना रेंट आ रहा है, आज आप प्रॉपर्टी बनवाते हो, सपोज 20 साल वो प्रॉपर्टी किराए पर उठती है, तो कितना यील्ड उससे आया, कितना आप इनकम जनरेट करोगे, उस हिसाब से आप रेंट कैपिटलाइज करके उसकी वैल्यू को निकालते हैं। तीसरा होता है बेल्टिंग मेथड। बेल्टिंग मेथड का मतलब क्या होता है, सपोज कोई ऐसा प्लॉट है जिसमें फ्रंट सपोज कम है, सपोज फ्रंट 100 फ्रंट, सपोज फ्रंट करते हैं 50 फीट का, लेकिन जो डेप्थ है वो है 500 फीट, तो आप समझ लीजिए बहुत 50/500 बहुत लंबा प्लॉट हो गया। तो इसमें क्या होगा, इसको बेल्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, इसको हॉरिजॉन्टली नहीं कहेंगे, वर्टिकली काट देते हैं, ठीक है। तो क्या होता है जो आगे के प्लॉट्स हैं उनका रेट आपका ज़्यादा होगा और जो पीछे के प्लॉट्स होंगे उनका रेट कम होता जाएगा, ये एक तरीका होता है। तीसरा होता है गाइडलाइन वैल्यू, जो लास्ट होता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो वैल्यू होती है वो गवर्नमेंट पब्लिश करती है, मतलब इसको क्या कहेंगे सर्कल रेट, कि गवर्नमेंट ने क्या रेट्स वहाँ के रख रखे हैं उस हिसाब से आप डिसाइड करते हो, ठीक है। ये जो मेथड्स होते हैं वैल्यूएशन, जो वैल्यूएशन के मेथड होते हैं ये ओके। तो ये आपने सारे वैल्यूएशन के मेथड समझ लिए कि क्या क्या मेथड्स होते हैं। इसके अलावा ये तो हमने लैंड का समझ लिया, अब हम समझते हैं कि वैल्यूएशन के लिए क्या क्या बिल्डिंग के मेथड होते हैं। कंपैरेटिव मेथड में क्या होता है कि जो टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट होता है वो जनरली कंपैरेटिव मेथड को अडॉप्ट करता है जिससे कि वो लैंड की सही वैल्यू निकाल सके, ठीक है। ये जो टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट उसका काम है।
जो रेंट कैपिटलाइजेशन मेथड में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि रेंट, इसमें भी वही चीज़ होता है कि आसपास जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कितने में रेंट पे उठी, कितना किराया आ रहा है, उनकी वैल्यूएशन की डेट क्या थी, और आगे हम जब वो बनवाएंगे तो हमारी उस प्रॉपर्टी की कितनी डिमांड होगी या कैसा आएगा, तो उस पर रेंट कैपिटलाइज करके हम रेट समझ लेते हैं। वैल्यूएशन बेस्ड ऑन प्रॉफिट, भाई जो प्रॉपर्टी आप बनवा रहे हैं वो किस पर्पज़ के लिए यूज़ हो रही है, वो बिजनेस के लिए यूज़ होगी कि होटल्स के लिए, कि सिनेमा हॉल बनेगा, कि रेस्टोरेंट बनेगा, और आसपास की कैसी डिमांड है। सपोज सामने कोई कॉलेज है, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है कि अगर वहाँ पे सामने कैफ़े खोलेंगे तो उसकी डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। या सपोज़ वहाँ पर ऑफिस का एरिया है, तो आपको ऑब्वियसली बात है कि अगर ऑफिस एरिया है तो आप वहाँ पे अगर कोई रेस्टोरेंट्स खोलते हैं या फाइन डाइन खोलते हैं तो ऑफिस के बाद, या कैफ़े, तो लोग उसको यूटिलाइज़ करेंगे, तो उसमें उसकी प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी। या रेजिडेंशियल एरिया है तो आपको वहाँ पे बगल में स्कूल खोल रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है उसकी प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी। तो उस हिसाब से वैल्यूएशन बेस्ड ऑन प्रॉफिट का मतलब ये है कि उस लैंड से क्या प्रॉफिट जनरेट होता है, कैसा बिजनेस वहाँ शुरू होने वाला, उस पर भी वैल्यूएशन डिपेंड करती है। वैल्यूएशन बेस्ड ऑन कॉस्ट का मतलब है कि जो प्रेजेंट कॉस्ट है बिल्डिंग की वो इस तरह से एस्टिमेट की जाएगी कि आगे चल के कंस्ट्रक्शन और एज और कंडीशन ऑफ द बिल्डिंग के हिसाब से अप्रोप्रिएट डिप्रिसिएशन लगाते हुए उससे कितनी वैल्यू एक्वायर करी जा सकती है, ठीक है, उस पर डिपेंड करेगा। विद दिस वी हैव कम टू एन एंड ऑफ पार्ट 1। आई होप यू लाइक द सेशन। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल बवाल बैंकिंग क्लासेस। इन केस इफ यू फाइंड आउट प्लीज फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, दैट वुड बी द लास्ट वीडियो फॉर दिस पेपर। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।